Hello बच्चा लोग, this is Jigjot Singh and welcome to JTP classes, and this time we are having a +2 class. Topic name is grouping of identical cells. कल हमने किया था grouping of cells, okay, in series and in parallel. But this time we are having a 3 types of grouping, and the cells, all cells are identical, means they are all are having a same type of EMF, a same type of internal resistances. Okay, so this thing, the condition is that they all are having same EMF and internal resistance, and then we will have to follow all these rules which are going to be studied in this topic. So topic में सीरीज में है, पहले सेल्स को देखा जाए. सेल्स जब सीरीज में लगाए जाएंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा जी. ये दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट है. सो इसके लिए हमने जगह थोड़ी कम इसलिए रखी है. तो बच्चा देखिए कैसे सीरीज है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल. मान लो 3 सेल्स है और भी बहुत सारे होंगे और किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ये कनेक्टेड है. ओके, तो ये सभी के सभी सेल्स गिवन क्या है, ईएमएफ क्या होनी चाहिए, सेम, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या चाहिए, सभी के सभी सेल्स की सेम. क्यों? क्योंकि सेल्स क्या है, आइडेंटिकल है. क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इससे, इस पूरे टॉपिक से. तो ये पहला सेल ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर. तो अभी देखा जाए इस पूरे टॉपिक में हमारी ईएमएफ क्या बनी, सीरीज में है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मींस प्रॉपर्ली अरेंज है सेल्स. तो टोटल ईएमएफ जो बनती है वो क्या बनी, टोटल ईएमएफ वो बन गई पहले की ई, दूसरे की एंड सो ऑन, जितने भी होंगे, मींस एन इंटू ई. माना जाए कि ये सेल्स कितने रेंज है, एन है, तो एन इंटू ई बन गई ईएमएफ. टोटल रेसिस्टेंस क्या बनेगी, इंटरनल रेसिस्टेंस. टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस क्या बनेगी, कल भी हमने पढ़ा था कि सेल्स कैसे भी अरेंज हो, इंटरनल रेसिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. मींस इंटर सेल्स चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कैसे भी अरेंज हो, इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे रहती है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, सीरीज वाले केस में. सो देयरफॉर इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या होगी, एन इंटू आर. एन होंगे, रेसिस्टेंसेस एन सेल्स है, एन इंटरनल रेसिस्टेंस हुई, तो टोटल बन गया एन आर भी इंटरनल रेसिस्टेंस. तो बच्चा जी इस केस में करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, देखो इंटरनल रेसिस्टेंस को हम यूज करके चल रहे हैं, मींस कि करंट कितना भी पैदा करेगा. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो केस हमने कल पढ़ा था वो मैंने एक बार आपको बताया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं बच्चा जी वी. मींस कि किसी सेल, जब वो सेल वर्किंग में है तो उस सेल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी जब वो सेल वर्किंग, मींस जब वो करंट पैदा कर रहा होगा. तो देयरफॉर उसको हम लिखते थे V इक्वल्स टू I इंटू आर. तो वो वाला V ये था. अभी बच्चा जी अगर ये वाला सेल, जो सभी के सभी सेल्स हैं, ये मैक्सिमम करंट कितना पैदा करेंगे. देखो बच्चा जी इसके साथ और ये वाली जो रिलेशन था इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना. ये V क्या था कि इस सेल्स के दोनों साइड पे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के ऊपर वोल्टेज कितनी थी. मींस मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज कर लिया था. कब यूज हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस था वो आया था I इंटू आर. मींस इन दोनों का डिफरेंस जो था वो I इंटू आर था, मींस वो वाला आर वहां पर यूज हुआ. इसका मतलब इसमें से इतनी चीज गई तो ये बना, तो ये हमारे पास बन गया. अभी मैं इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी ना यूज करूंगा इसके, मैं आर यूज करूंगा. समझे बात. तो करंट वाले केस के लिए अगर हमारे पास रिलेशन तो हम ऐसे लिखते थे, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं यूज कर रहा. समझ लगी बात. तो अभी यहां पर क्या है कि ईएमएफ सभी के सभी सेल्स हैं, तो इसका मतलब सभी के सभी सेल्स कितना करंट पैदा कर सकते हैं, मींस वो मैक्सिमम करंट कितना पैदा कर सकते हैं. तो इसका मतलब उसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं यूज में लाऊंगा, तो इसका मतलब ईएमएफ यूज में आएगी. तो फिर वो क्या होगा,
हमारे पास पता है I इक्वल्स टू V इंटू आर। तो टोटल ईएमएफ जो जितनी भी थी और मैंने टोटल आर भी यूज किया एक्सटर्नल, जिसको मैंने रन करना था इन सभी सेल्स के साथ, और इंटरनल रेजिस्टेंस सभी की। तो इसका मतलब करंट क्या बनेगा हमें बच्चा जी, ईएमएफ अपॉन कितना आर हुआ, आर प्लस छोटे आर कितने थे वो सभी। टोटल सर्किट, क्लोज सर्किट जो पूरा बना, उस पूरे सर्किट में टोटल ईएमएफ कितनी बनी और टोटल आर कितना बना। बच्चा जी आप लोग कंफ्यूज होंगे, डेफिनेटली आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि सर ने आप लोग दिमाग में सोचोगे कि सर ने बताया था कि जब करंट यूज में नहीं लाया जाए तब हम ईएमएफ को यूज करते हैं। मींस तब उस सेल की, उस बैटरी की जो ईएमएफ होगी उसको हम बोलते हैं, उसकी जो वोल्टेज होगी उसको हम बोलते हैं ईएमएफ, जब करंट पास नहीं होता, और जब पास होता है तो उसको बोलते हैं वी। ये मैंने आपको बताया था। अभी आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर ऊपर आपने यहां पर वी क्यों नहीं लिखा। बच्चा जी वी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं बताना क्या चाहता हूं कि करंट कितना, ये जो करंट है ये कितना प्रोड्यूस हुआ, मींस ये सभी के सभी सेल्स मिलकर मैक्सिमम करंट कितना बना सकते हैं। तो वो कितना करंट मैक्सिमम बनाएंगे, तो बच्चा जी उसके लिए क्या यूज में आएगा कि मैक्सिमम इनकी वोल्टेज क्या होगी। तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या होती है, ईएमएफ होती है। तो मैं आर भी यूज करूंगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला आर भी यूज करूंगा, और इन सभी के इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी यूज होंगी। सो इसका मतलब सारा आर और सभी के सभी ई, और वो बनाएंगे कि मैक्सिमम करंट कितना पैदा कर रहे हैं ये सभी के सभी सेल्स। और एक बात और ध्यान में रखो बच्चा जी कि जब इस सेल की V आ गई, इसका मतलब इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो यहां पर इन दोनों के, इन बड़ी और छोटी प्लेट के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो मैंने तो यहां पर यूज किया, इसका मतलब यहां पर कुछ था, यहां पर कुछ था, इसका मतलब डिफरेंस आया। तो वो डिफरेंस जो बताया इसके अंदर का नहीं, इन दोनों पॉइंट्स का, तो बच्चा जी वो हमारे पास V आएगा। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस अभी यूज में नहीं आ रही, तो तब उसकी V यूज में हुई। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस यूज में आए तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस यूज में आए तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस यूज में आई तो हमारे पास ये बनी V। क्या होगा, अभी ये देखो इस तरफ आया ईएमएफ माइनस IR, ईएमएफ माइनस IR, तो ये बना। और अगर मैं ईएमएफ को लिखूं तो वो क्या बनेगा, IR प्लस V। इसका मतलब जब R यूज में हो तो तब हम ईएमएफ को यूज करते हैं, मींस जब इंटरनल रेजिस्टेंस यूज में हो। अभी यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस यूज में है, चलो छोड़ो। अभी भी आपके मन में डाउट है तो डाउट को एक ही तरह से रिमूव किया जा सकता है। वो क्या कि मैं बोल रहा हूं कि बच्चा जी मैक्सिमम करंट को कितना पैदा करेगा। तो मैक्सिमम करंट पैदा करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो मैक्सिमम वोल्टेज कौन सी होती है, ईएमएफ की होती है। ओके, तो टोटल आर भी हम यूज करेंगे। इसका मतलब जब हम स्मॉल आर को यूज करके चलेंगे किसी सर्किट में, किसी पूरे क्लोज सेल में, तो तब हम बच्चा जी ईएमएफ को साथ में यूटिलाइज करके चलेंगे कि वो मैक्सिमम ईएमएफ कितनी है सेल की, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस सभी की आर है, स्मॉल आर है, वो हमें नहीं पता कितनी है। तो इसका मतलब हम लेकर चलेंगे कि मैक्सिमम ईएमएफ कितनी है और स्मॉल आर सभी का क्या है। बात ध्यान में पड़ी, बात समझ में आई, क्या कहना चाहा मैंने यहां पर। तो बच्चा जी आर आई क्या बनेगा कि कितनी ईएमएफ बनी सभी की सभी, NE पूरी, और आर कितना हुआ, सभी के सभी आर। एक बड़ा आर था सेल का, पूरी रेजिस्टेंस कितनी हुई, और साथ में आया N इंटू आर। तो बात ध्यान में आनी चाहिए, बात आप लोग सभी बच्चों के दिमाग में आनी चाहिए बच्चा जी कि मैंने यहां पर क्या समझाया है, आपको समझ में आ गया सभी बच्चों को कि कहा क्या मैंने यहां पर। आई मींस मैक्सिमम करंट कितना प्रोड्यूस हुआ, उसके लिए मैक्सिमम वोल्टेज कितनी थी और मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूरी सेल की कितनी है, तो वही बताएगा ना कि करंट कितना प्रोड्यूस होकर आएगा। बात समझ आई। तो अब पूछ रहे हैं बच्चा जी कि अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो इससे, मींस इसकी सर्किट की वैल्यू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, इन सभी आर के इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो, तो तब बच्चा जी क्या होगा, तब करंट क्या आएगा, बताओ जल्दी से। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, मींस इसको इग्नोर कर देंगे तो क्या हुआ, NE अपॉन आर होगा। इसका मतलब क्या
कि ये जो करंट निकलता हुआ इससे पास होकर जा रहा है, ये जो करंट, तो बच्चा जी इससे क्या समझ आया कि जब इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी इससे, तो एट दैट टाइम करंट थ्रू रेसिस्टर आर इज, किसके भी इससे जो करंट जाएगा वो क्या होगा, n टाइम्स द करंट प्रोड्यूस्ड बाय a सिंगल सेल। समझ आई बात? जब सभी के सभी सेल्स से बाहर वाले रेसिस्टर की वैल्यू ज्यादा होगी एट दैट टाइम बच्चा जी ये इग्नोर हो जाएगा, तो NE/R बनेगा, तो ये इग्नोर है। तो एट दैट टाइम बच्चा जी क्या होगा, जो करंट पैदा हुआ होगा, जो करंट बनाया गया होगा वो क्या होगा, n टाइम्स होगा। मींस एक सेल ने जो करंट बनाया और जो सभी ने बनाया वो सभी मिलकर करंट बना रहे हैं। मींस एट दैट टाइम करंट थ्रू दिस R इज n टाइम्स द करंट हुआ ना, EMF अपॉन R मींस वोल्टेज अपॉन R, तो ये करंट ही हुआ, इसका मतलब टोटल करंट क्या हुआ, n टाइम्स द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल सेल। तो इस बात का ध्यान रखना। और अगर बच्चा जी NR बहुत लेस देन हो, R से ज्यादा हो, एट दैट टाइम क्या होगा, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, तो एट दैट टाइम बच्चा जी I क्या होगा, NE/NR, NN गया तो I की वैल्यू बन गई EMF/R। तो कुछ ये बना, ऊपर लिख लेता हूं इसको, तो एट दैट टाइम I क्या बना, EMF/R, मींस ओनली EMF/R। तो इसका मतलब क्या, अब यहां से क्या समझ आया कि अगर बच्चा जी बाहर वाला जो ये रेसिस्टर है इसको चलाना है और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा लेस है एज कंपेयर टू ऑल दीज इंटरनल रेसिस्टेंसेस ऑफ दीज सेल्स, तो एट दैट टाइम करंट जो प्रोड्यूस एक करेगा वही बाकी भी करेंगे। मींस एक जितना करंट पैदा करेगा बाकी भी सभी उतना ही पैदा कर पाएंगे। इसका मतलब क्या कि अगर जिस रेसिस्टर को हमने चलाना है वो चलेगा कैसे, करंट से चलेगा। तो इसका मतलब अगर किसी रेसिस्टर को हमने किसी वर्क को, किसी लोड को चलाना है, तो उसके चलाने के लिए इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा सेल्स को यूटिलाइज कर रहे, नहीं। अगर आपको किसी चीज को चलाना, मीन्स अगर आपने, सिंपल बात है, अगर किसी टॉर्च को चलाना है, ठीक है, तो टॉर्च क्या है, वो टॉर्च का जो आगे वाला जो बल्ब होगा वो थोड़े से करंट पे भी अगर चल जाएगा तो हम, इसका मतलब हम ऐसे नहीं करेंगे कि बहुत सारे सेल्स को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इस रेसिस्टर को चलाना है, इस रेसिस्टर की खुद की रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब ये थोड़े से करंट पे भी चल पड़ेगा। तो एट दैट टाइम ये हम ऐसे नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे सेल्स को यूटिलाइज कर लें, नहीं। डिपेंड ऐसे करो कि इसकी वैल्यू देखो कितनी है, अगर इसकी वैल्यू कम है तो कम सेल्स लगा लो। क्यों? क्योंकि बच्चा जी एट दैट टाइम अगर इसकी वैल्यू बहुत लेस देन है इन सभी के इंटरनल रेसिस्टेंसेस से, तो ये एक सेल भी उतना ही करंट बना पाएगा जितना सभी बाकी बना रहे हैं। सो समझ आई बात? तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि जो एक्सटर्नल रेसिस्टर की वैल्यू है वो क्या इन सभी रेसिस्टेंसेस की वैल्यू से ज्यादा है कि कम है। बात समझ आई? तो ये था सीरीज में। तो इसको बच्चा जी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बने, ध्यान से समझना। ये जो दो स्पेशल केसेस लास्ट में किए हैं इसको ध्यान रखना, प्रॉपर नोट्स में लिखना कि जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी तब क्या होगा। अभी आया नेक्स्ट पैरेलल। तो पैरेलल वाले केस में क्या होगा, अभी ध्यान से समझना बच्चा। पैरेलल वाला केस कुछ ऐसे, एक सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, और ऐसे बहुत सारे होंगे सेल और, ठीक। किसको चला रहे हैं, किसी एक्सटर्नल आर को चलाना है और हर एक की वैल्यू उतनी ही, ईएमएफ भी उतना और आर भी उतना ही। तो ये भी करंट बनाएगा, ये भी बनाएगा, और ये सभी का सभी करंट क्या होगा, इसने बनाया I1, इसने बनाया I2, इसने बनाया I3, मीन्स
सभी करंट भी तो उतना ही बनाएंगे, आई और आई, तो टोटल बन गया बेटा जी हमारे पास आई, जो क्या होगा इस सभी 3i मीन्स इसकी आई इसकी आई इसकी आई के बराबर, तो ये करंट बनेगा हमारे पास, टोटल करंट बनेगा 3 × I। समझ आई बात? तो इसको चलाना है अभी हमने, तो ध्यान से समझिएगा अभी इसमें क्या हो रहा है। फिर से वही केस करें कि ईएमएफ क्या होगी, टोटल ईएमएफ क्या होगी। अब ये सभी के सभी रेंज इस तरफ को है तो इस तरफ को, इसका मतलब टोटल हमारे पास ये एक रो है, टोटल रोज कितनी है m रोज है, मीन्स नीचे को ये m तक गए हुए हैं। तो बच्चा जी इसमें भी अगर पैरेलल में सेल्स अरेंज हो तो, और सभी के सभी सेल्स क्या है आइडेंटिकल है। कल केस किया था मैंने एक कि अगर सभी के सभी दो सेल्स थे, दो सेल्स के लिए हमने किया था कि अगर वो दोनों की वैल्यू सेम और इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम हो तो बच्चा जी ईएमएफ क्या रहती है सेम। तो अभी बस पैरेलल में ही तो है, उसमें भी पैरेलल था, तो ईएमएफ भी क्या रहेगी बेटा जी ई ही रहेगी। ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही रहता है, और इस केस में ईएमएफ जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी सभी की उतनी ही रहेगी। सो ईएमएफ क्या आ गई ई। सो ईएमएफ हमारे पास बचा जी आ गई ई। रेसिस्टेंस क्या होगी इंटरनल रेसिस्टेंस, तो वो क्या बनेगी बच्चा जी 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन अप टू कितने तक m तक थे, m तक हो गए ना, m तक पहुंच गई ऐसे ऐसे अप टू m तक। ओके, तो इसको सभी को मैं लिखूंगा तो बच्चा जी वो क्या बनेंगे, ये पूरी की पूरी रेसिस्टेंस क्या बनेगी, ये सभी के सभी एक जितने ही थे, R ही तो थे सभी क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस सेम थी सबकी। सो क्या बने m/R, m तक पहुंच गए। सो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या बन गई 1/RP इक्वल्स टू m/R, इतनी ही बनती है। m तक गई तो बचा वो क्या बनी m/R, तो इसको ऑपोजिट कर लेंगे तो RP क्या बनेगा R/M। इतनी बात क्लियर है कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास आई R/M। तो ये वाली इन सभी सेल्स की, तो पूरे सर्किट की क्या होगी, साथ में R भी है, तो इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस क्या बनेगी अभी R प्लस R/M। तो टोटल करंट क्या बनेगा, मैक्सिमम करंट क्या बनेगा इस सर्किट का, ऊपर N तो नहीं आएगा, ईएमएफ क्योंकि सेम रहती है पैरेलल में, तो नीचे आया R प्लस R/M। एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा M इंटू R प्लस R, तो ये M नीचे था वो ऊपर चला गया तो यहां पर बन गया ऐसे। अभी देखा जाए फिर से वही स्पेशल केस, अगर बच्चा जी R की वैल्यू बहुत ज्यादा हो M इंटू R से, मीन्स इन सभी के सभी जितने ये इंटरनल रेसिस्टेंसेस हैं इनकी जो रेसिस्टेंस होगी वो उसकी वैल्यू बहुत लेस देन है इस R से, तो बच्चा जी करंट क्या बनेगा, तो एट दैट टाइम करंट क्या बनेगा M इंटू E अपॉन M इंटू R, तो बना E/R, इतना ही बन गया। तो यहां से क्या समझ लगा कि जो करंट, ये जो करंट बनकर यहां पर आ रहा है वही तो करंट है ये, तो वो करंट बच्चा जी क्या होगा EMF अपॉन R, मीन्स एक सेल जितना करंट पैदा करेगा उतना ही करंट इससे पास होकर जाएगा, और चाहे आप जितने मर्जी सेल लगा लो वो ज्यादा से ज्यादा सेल लगाने के साथ कुछ नहीं होगा, जितना एक सेल करंट पैदा करेगा उतना ही इससे होकर पास होकर जाएगा। इसका मतलब ज्यादा सेल लगाने के साथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ लगी बात, ज्यादा सेल लगाने के साथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस रेसिस्टर को चलाने के लिए एक सेल ही बहुत है, तो वो वही बात हुई ना। इसका मतलब करंट प्रोड्यूस्ड, दैट द करंट पासिस थ्रू दिस resistor is equals to the only the current produced by a one single cell. समझ लगी बात? करंट जो इससे पास होकर जाएगा वो जस्ट कितना होगा? करंट प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल सेल।
तो ज्यादा लगाने के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से इसको पॉइंट्स बनाकर लिखना बच्चा जी, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो नेक्स्ट केस है, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा लेस देन हो एट दैट टाइम, देन क्या होगा? इस सभी की, इसकी वैल्यू बहुत कम है इन सभी से, तो एट दैट टाइम करंट क्या बनेगा बच्चा जी? इसकी वैल्यू बहुत छोटी है तो बनेगा m इंटू ई अपॉन क्या होगा? r। तो साथ में आ गया m और e अपॉन r है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी वैल्यू बहुत छोटी है तो उस टाइम हमें क्या चाहिए कि करंट जो इससे पास होकर जाएगा वो बच्चा जी क्या होगा कि एक ने जितना करंट पैदा किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, सभी ने जितना करंट पैदा किया वही इससे पास होकर जाएगा। मींस करंट प्रोड्यूस्ड बाय m नंबर ऑफ सेल्स। जितना करंट, जो करंट इससे पास होकर जाएगा वो क्या होगा बच्चा जी? m टाइम्स, m क्या थे? नंबर ऑफ सेल्स, m टाइम्स द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल सेल। तो इसके साथ इसकी क्या आ रही है? पूरी तरह से रिवर्सिबिलिटी। ये डिफरेंस आपने समझोगे तभी चीज याद रहेगी कि इसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या। यहां पर r बड़ा था n r से, यहां पर भी r बड़ा था m r से। यहां पर करंट क्या आया? n टाइम्स। यहां पर करंट क्या आया? सिंपल n नहीं था। और यहां पर था जब कैपिटल R छोटा था इससे, तो कैपिटल R छोटा, तो करंट यहां पर आया m टाइम्स, और यहां पर क्या था? सिंपल EMF अपॉन R था। तो ध्यान से रखना समझ में इस बात को। तो ये भी केसेस हमारे हुए। और एक यहां से कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन क्या है कि यहां पर सेल्स के इंक्रीज करने के साथ क्या, अभी पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, कि सेल इंक्रीज होने के साथ क्या इंक्रीज हो रही है? सिंपल EMF। कि सेल्स के इंक्रीज होने के साथ एक चीज इंक्रीज हो रही है, वो क्या है? EMF। और यहां पर सेल्स के इंक्रीज होने के साथ एक चीज इंप्रूव हो रही है, वो क्या? करंट। जितने सेल्स ज्यादा उतना करंट, करंट 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 जो इंप्रूव होकर अच्छा बना रहा है। यहां पर जितने सेल्स ज्यादा, करंट तो वही रहेगा, ज्यादा के ज्यादा सेल्स इंक्रीज होने के साथ क्या बन रहा है बच्चा जी? EMF इंक्रीज हो रही है। इस केस में देखिए, अभी इस केस को ध्यान में रखना। यहां पर क्या है? मिक्स है। मिक्स मींस एक सेल, ऐसे बहुत सारे होंगे नीचे को, और इसको चलाना है। तो इस साइड को कितने हुए? सीरीज में n, और पैरेलल में कितने हुए? m। ओके, सभी की EMF E और R है। इंटरनल रेजिस्टेंस, बात समझ में आई? इंटरनल रेजिस्टेंस सभी की रह रही है R, और इन सभी की EMF क्या है? E E E E E E, ये सभी की E E है। तो ये बाहर वाला रेजिस्टर है R। अभी इसको कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। अभी पहले सीरीज में चलें तो EMF क्या बनी? टोटल EMF इन सीरीज एक रो में N इंटू E बनी। N थे, कितने लगे? N तक लगे थे, तो NE बन गई। और नीचे पैर वो उतनी रोज हर रो में N लगे हैं, और नीचे को कितने लगे? M तक लगे हैं। नीचे को रो N थी, तो टोटल EMF इन मिक्स्ड। तो टोटल EMF क्या बनेगी? पैरेलल वाले साथ में लगाकर NE ही रहेगी। किसी को डाउट कोई? देखो जितना बचा जी EMF NE ऐसी आई एक रो में, तो पैरेलल में क्या रहती है? सेम। इसका मतलब जितनी NE में आई एक में, उतनी NE आगे में NE ऐसे NE। इसका मतलब पैरेलल में उतनी ही रहेगी। सो टोटल EMF मिक्स में क्या रही? NE ही रही, क्योंकि पैरेलल में EMF क्या रहती है? सेम। अगर सेल्स सेम है तो, आइडेंटिकल है तो, वरना अगर आइडेंटिकल सेल्स ना हुए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहती है। बट अगर सभी के सभी सेल्स सेम है तो EMF भी सेम रहेगी, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता ही है पैरेलल वाले केस में। समझे बात? तो ये बात क्लियर हुई। और नेक्स्ट है हमारे पास रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या हुई बच्चा जी?
एक वाले केस में क्या आई हमारे पास, पूरी की पूरी इस टाइप को, तो वो बन गई NR, और टोटल रेसिस्टेंस मिक्स में कितनी आई, ये सीरीज में थी और पैरेलल में भी साथ किया जाए तो वो क्या बनी, पैरेलल में क्या बनती थी R/M, तो सीरीज में NR थी और साथ में क्या कर दिया गया R/M, हो गई NR, साथ में आया R/M, तो ये हमारे पास बनी। और अभी इसका कुछ LCM बन रहा है, देखा जाए तो बच्चा जी बना वो MR प्लस R/M, कुछ ये बना NR प्लस R/M। ये आ गई हमारे पास बच्चा जी इंटरनल रेजिस्टेंस इन सभी सेल्स की। तो टोटल क्या बनी, क्योंकि इस R को भी यूज करना है, सो टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगी, MR प्लस R/M। अच्छा एक बात और, थोड़ा सा यहां पर बेटा जी कंफ्यूजन हो गई आपको, हो सकती है तो थोड़ा सा आरंभ करके दोबारा करना पड़ेगा। देखो NR थी एक में, टोटल NR ही लगे है सभी, तो बच्चा जी पैरेलल वाला केस किया जाए तो हर एक सारी की रेजिस्टेंस क्या बनेगी, 1/RP इक्वल्स टू 1/NR, 1/NR सोन अप टू M टाइम्स तक जाएगा वो सभी के सभी, यहां पर भी ऐसे ही था, M टाइम्स तक जाएगा। तो M टाइम्स तक गया तो बच्चा जी वो क्या बनी फिर, 1/RP इक्वल्स टू M अपॉन क्या था N इंटू R, सभी के सभी इतनी ही रहेगी ना बेटा जी, M अपॉन N इंटू R, तो RP क्या बन गया यहां से NR अपॉन M, तो ये आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस। और अभी टोटल क्या बनेगी, इस R को यूज किया जाए, टोटल रेजिस्टेंस, तो वो बन गई NR अपॉन M प्लस R। तो ये सभी के सभी रेजिस्टेंस भी आ गई, EMF भी आ गई और रेजिस्टेंस भी आ गई। तो क्लियर हो गया। तो करंट क्या बनेगा, करंट देखा जाए तो वो क्या बना बचा जी, NE अपॉन NR प्लस M प्लस R, सारा रेजिस्टेंस नीचे और ऊपर सारी की सारी EMF। तो कुछ बना ऐसे, एलसीएम लिया तो NR प्लस R इंटू M, नीचे M था वो चला गया ऊपर। तो हमारे पास बच्चा जी करंट की वैल्यू क्या आई यहां से, M इंटू N इंटू EMF अपॉन N इंटू R प्लस R इंटू M। तो ये बन गया हमारे पास करंट। अब यहां से देखा जाए बच्चा जी के करंट की वैल्यू मैक्सिमम कैसे बन सकती है। इस केस में हमने क्या करना है बच्चा जी, ये बात को देखना है कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम मींस व्हेन वी गेट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ओके, देखो बच्चा जी यहां पर सीरीज और पैरेलल दोनों में अरेंज किए जा रहे हैं, कौन से सेल्स, इसका मतलब सेल्स इस तरह से अरेंज किए जाएंगे। चलो वो भी हम एंड पे जाकर देखेंगे, पहले इस बात को देख लिया जाए बच्चा जी कि करंट क्या बना हमारे पास, M इंटू एन। M इंटू एन क्या था, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, सीरीज और पैरेलल में देखा जाए तो वो बना M इंटू एन। तो ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स थे M इंटू एन। ओके, कि n को इतने थे तो m इतने थे, इंटू n इंटू m बन गया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ गए। जैसे हमने वो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन किया था ठीक वैसे ही क्वेश्चन बन चुका है ये पूरा। तो आई हमारे पास आया m इंटू n इंटू सिग्मा इंटू EMF अपॉन NR प्लस R इंटू M। तो करंट अभी फाइंड करना है, मींस करंट मैक्सिमम कब आएगा इस केस में, मींस हाउ वी व्हेन वी गेट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दिस रेसिस्टर, एक्सटर्नल रेसिस्टर, क्योंकि इन सभी सेल्स को यूज करके हमने इस रेसिस्टर को ही तो चलाना है। मींस ये जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा करंट को वो कितनी करेगा, व्हेन वी गेट अ मैक्सिमम दैट लेवल ऑफ करंट सो दैट इट रन्स प्रॉपरली, ताकि इस रेसिस्टर को हम चला सके। तो उसके लिए बच्चा जी क्या होगा, तो वो अभी इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी करंट की वैल्यू उतनी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए बच्चा जी, M इंटू क्या है यहां पर N इंटू R प्लस R इंटू M, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। अभी दो तरीके हैं इसको याद करने के बच्चा जी। पहला क्या,
मिनिमम मीन्स अगर मान ली जाए इसकी वैल्यू 0 कर दी जाए तो बच्चा एट दैट टाइम आर की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 0, तो हमारे पास आ रही है बेटा आर की वैल्यू एन आर अपॉन एम, साथ में है माइनस। अभी ये माइनस है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, ये माइनस। बट जब हम इसका भी सोल्यूशन एक और तरीके से करेंगे, उससे क्या हमें समझ में आएगा बच्चा जी कि आर की वैल्यू क्या आएगी, एन आर अपॉन एम। तो इसका मतलब कभी आप बच्चे इस चीज को करते वक्त आगे आपका सोल्यूशन ना निकले तो आप बच्चा जी इसको यहां से याद रखना कि मैंने इसको मिनिमम रखना है और सिंपली आर की वैल्यू निकाल लेनी है एन आर अपॉन एम, और यही तो रिजल्ट आगे आएगा। बट नेगेटिव साइन आया है साथ में, तो आपको वैल्यू याद रखने में आसानी रहेगी कि नेगेटिव नहीं लगाना है हमने। तो ये वैल्यू लेकर आने वो कैसे आएगी, अब हम उसको आगे करेंगे। तो वो बच्चा की वैल्यू कैसे आएगी, अभी देखो हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा कि इस वैल्यू को क्या होना चाहिए, मिनिमम, ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम कैसे होगी बच्चा जी, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ ऐसे किया मैंने, अभी मैंने कुछ ये प्लस में था, इसका अंडर रूट भी लिया स्क्वायर भी किया, इसका अंडर रूट लिया स्क्वायर भी किया, तो क्या फर्क पड़ा, कोई नहीं पड़ा। ये वाली पूरी इक्वेशन वही रह रही है, इक्वल्स टू मिनिमम लिख दो, पूरी इक्वेशन वही बन रही है, ठीक है। मिनिमम मीन्स 0, अभी 0 के लगभग आसपास, जितना 0 के करीब होगा उतनी ही करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो क्या अभी इस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ रहा अभी तक। तो साथ में कुछ और भी लगाकर देखने, तो साथ में हमने बच्चा जी क्या लगाया, 2m इंटू एन आर इंटू एम, साथ में लगा दिया बच्चा जी 2m इंटू एन, ये 2 लगाएंगे हम आगे, 2m इंटू एन आर इंटू एम, और ये प्लस में लगाया और साथ में माइनस में भी एक लगा देंगे, इक्वल्स टू ये सारा का सारा क्या बन गया, मिनिमम। तो वही इक्वेशन बनी, अभी कोई फर्क पड़ रहा है इक्वेशन में, अंडर रूट भी किया स्क्वायर भी किया, अंडर रूट भी किया स्क्वायर भी किया, और साथ में प्लस में भी लगा दिया माइनस भी लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अभी क्या ये चीज और ये चीज कुछ बना रही है, जी हाँ, क्या बनाया इसने, एन आर अंडर रूट माइनस आर एम का अंडर रूट का होल स्क्वायर बना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो बन गया ये चीज पूरी। और साथ में क्या आया, ये वाली चीज, इसको मैं साथ में लिख लूं, तो ये चीज क्या, मिनिमम मीन्स तकरीबन 0 के पास। तो बच्चा जी अगर ये वाली चीज सारी की सारी मैं कर दूं 0, इसको मैं कर दूं 0, तो मिनिमम चीज क्या बनेगी, वो ये बनेगी। इसका मतलब ये सभी की सभी चीज 0 हो जाएगी। अगर ये चीज पूरी 0 हो गई तो सिर्फ यही चीज बची, मगर तो ये चीज मिनिमम हो जाएगी। मीन्स अब कुछ यही चीज बचेगी ना, मगर इतनी चीज रह जाएगी, तो इसकी कौन सी इतनी बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब इसको 0 करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, एन आर माइनस आर इंटू एम इक्वल्स टू 0, तो क्या बना, एन आर इक्वल्स टू अंडर रूट में आर इंटू एम, अंडर रूट गया तो आर की वैल्यू क्या बन गई बच्चा जी, एन आर अपॉन एम। तो ये वैल्यू कौन सी थी, यही तो थी। तो इस फंडे में आप लोग ना पढ़ें, इसलिए मैं आपको इजीली इसलिए बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू इक्वल्स टू मिनिमम इक्वल्स टू 0 कर लेना, और यहां से अंडर रूट हम इग्नोर कर देंगे और इस वैल्यू को आप याद में रख लेना और ऐसे कर लेना। बट अगर बच्चा जी ये चीज पूछ रही उन्होंने करने को कि करो, तो आप डायरेक्टली इसे मत यूज करना, आप इसको ऐसे करना। और इक्वेशंस अगर दिमाग से निकल जाए तो यही फंडा लगाना माइनस वाला, और ये चीज हमारे दिमाग में रहेगी और न्यूमेरिकल्स में ये हेल्प करेगी। तो इसका मतलब करंट मैक्सिमम कब आएगा, जब ये जो आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो, टोटल सभी सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस के। वो क्या थी, ये एन आर अपॉन एम। मीन्स जितनी रेजिस्टेंस ये सभी के सभी क्रिएट करें उतनी ही रेजिस्टेंस किसकी हो, बाहर वाले
एक्सटर्नल रेसिस्टर की, तो एट दैट टाइम वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। इस बात को भी आप ध्यान में रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो इसका मतलब यहां पर सेल्स इंक्रीज होकर टेम्पर क्या बढ़ाते हैं, ईएमएफ, यहां पर इंक्रीज होकर करंट, और यहां पर इंक्रीज होकर क्या बढ़ाते हैं बच्चा जी, पावर। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखना। तो बच्चा जी ये था हमारा सभी का सभी लेक्चर पूरा आज का। आज बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे किरचॉफ लॉ, उसके साथ व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर मीटर ब्रिज, फिर पोटेंशियोमीटर, और फिर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, परिवार में बैठें, और चैनल को लाइक शेयर और इस बात को करना मत भूलना बच्चा जी। बाय बाय।